हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। सी टेट का जो एग्ज़ाम हमारा फरवरी 2026 में होने वाला है, इसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीडीपी से रिलेटेड हम उन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों अपने क्लास में। तो हमने एक दो क्लास कर भी लिया है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से होने वाली है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जिनसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उन सभी की अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो इस सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो कोहलबर्ग का यह सिद्धांत हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित है। सबसे पहले एक हिंज नाम के व्यक्ति थे जिनकी जो वाइफ थी उनको कैंसर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं पर आधारित यानी इन्हीं का अध्ययन करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत का निर्माण किया है। पहला हो गया हमारा, इन्होंने अपना जो अध्ययन है वो 10 से 16 वर्ष के बालकों पर अध्ययन किया है दोस्तों। ठीक है, 10 से 16 वर्ष के जो बालक हैं इनका अध्ययन इन्हीं पर आधारित है। तो वर्ष भी कभी कभी प्रश्न में आता है कि इन्होंने किन वर्ग के बालकों पर अपना अध्ययन किया था। तो इन्होंने अपना जो अध्ययन है वो 10 से 16 वर्ष के बालकों पर किया था। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सीधी रेखा में न होकर नैतिक तर्कड़ा का परिणाम होता है। नैतिक तर्कड़ा मतलब एक तरह लॉजिकल जो करते हैं दोस्तों, एथिकल जो थिंकिंग होती है इस पर होता है। यानी कि जो नैतिक विकास होती है बच्चों में, जो नैतिकता का विकास होता है, ऐसा नहीं कि नैतिकता का विकास खुद ब खुद होते जाता है। बच्चों के सामने इन्होंने एक नैतिक दुविधा शब्द का प्रयोग किया है। यानी क्या दोस्तों, यहाँ पर नैतिक दुविधा यानी कि नैतिक दुविधा, यानी जब बच्चे के सामने अगर दुविधा आएगी तभी वो क्या करेगा, तर्कड़ा यानी चिंतन करेगा। जब बच्चे के सामने कोई दुविधा है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर वो क्या करता है किसी व्यक्ति का, किसी का 10 रुपए गिर गया है, तो अब उसके सामने दुविधा आ गई। दुविधा आ गई क्या, कि अब उस पैसे को वो चुरा ले या फिर उसे बता दे। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करता है, नैतिक तर्कड़ा करता है। फिर वहीं पर वो दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो फिर वो ले लेगा या फिर उसे दे देगा। तो उसके सामने जब दुविधा होती है तो फिर क्या करता है, वो तर्कड़ा करता है यानी तर्क करता है। इसी से बच्चे में नैतिकता की क्या होती है, विकास होती है। तो यहाँ पे कोहलबर्ग का मानना है कि जो नैतिकता का विकास है वो सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि नैतिक तर्कड़ा यानी तर्क के बाद ही बच्चे में नैतिकता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि नैतिक तर्कड़ा वह अवस्था होती है जब एक व्यक्ति विपरीत विचारों में किसी एक विचार पर चिंतन करता है। जैसे अभी हमने बताया एग्जाम्पल में कि बच्चे के सामने दो विचार आ गए, दोनों एक विपरीत विचार हैं। कुछ विचार तो एक जैसे होते हैं, दोनों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे के सामने दो विचार आ गए कि उसे चोरी कर ले या फिर उसका जिसका है उसका लौटा दे। तो दोनों ही विपरीत विचार हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो तर्कड़ा करेगा, इसके सामने तो दोनों विपरीत विचार हैं। अब इन विपरीत विचारों में से वो किसी एक का चयन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। इसी से उसके नैतिकता का विकास निर्धारित होता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आगे भी कुछ हम पॉइंट्स को देखेंगे। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कड़ा का ही भाग है। यानी बच्चे के सामने दुविधा आ गया तो क्या करेगा, तर्कड़ा करेगा। तो जो नैतिक दुविधा है वो नैतिक तर्कड़ा का ही भाग है। यानी तर्कड़ा मतलब यहाँ पे लॉजिक से बात है, थिंकिंग से बात है। उन्होंने यह भी बताया कि नैतिक तर्कड़ा और नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध है। यानी बच्चा जब नैतिक तर्कड़ा यानी चिंतन करेगा, थिंकिंग करेगा, तो इसके बाद ही वो काम करेगा जो भी उसको करना रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो बच्चा तर्क कर रहा है, लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको बाद ही बच्चा जो उसके मन में डिसीजन हुआ है उसको फॉलो करेगा। तो इन दोनों में गहरा संबंध है, यानी ये दोनों बात आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। कोहलबर्ग का यह सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में प्रकाशित हुआ है। तो इनके बुक का भी नाम याद रखिएगा, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है, तो ये कोहलबर्ग की पुस्तक है और इसी पुस्तक में इनका जो ये सिद्धांत है इसमें प्रकाशित हुआ है। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति में नैतिक विकास 3 चरणों में होता है। यानी इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। कितने, तो हमको चरण याद रखना है दोस्तों। तो नैतिक विकास कोहलबर्ग ने 3 चरणों में इसको विभाजित किया है और प्रत्येक चरण के 2-2 स्टेज यानी 2-2 अवस्थाएं होती हैं। यानी नैतिक विकास के जो 3 चरण हैं इसमें इन्होंने इसके प्रत्येक चरण के 2-2 यानी प्रत्येक चरण के 2-2 अवस्थाएं यानी प्रत्येक चरण के 2-2 स्टेज होते हैं। इन अवस्थाओं जो 3 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। यानी जैसे पहली अवस्था आई, दूसरी अवस्था आई, तीसरी अवस्था आई, तो इन अवस्थाओं का जो क्रम है वो क्या होता है, वो निश्चित होता है। परंतु सभी व्यक्तियों में एक ही उम्र में ये अवस्थाएं नहीं होती हैं। यानी कि
जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसका डिस्कस भी करेंगे कि जैसे कोहलबर्ग ने कह दिया कि एक जो तरकड़ा है या फिर एक जो लक्षण है वो 3 वर्ष के बालक में आ सकता है। तो हो सकता है कि वो 3 वर्ष में ना, बल्कि वो जो लक्षण है, जो गुण है, जो क्वालिटी है, 3 वर्ष में ना आकर बच्चे में 4 वर्ष में आए। हो सकता है 4 वर्ष का जो लक्षण है बच्चे में 3 वर्ष में पहले से भी आ जाए। तो इन्होंने कहा कि इसका क्रम तो निश्चित है, लेकिन एक ही उम्र में और सभी बच्चों में ऐसा क्वालिटी देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर इनके जो चार 3 चरण है, तीन चरण है दोस्तों, 3 अवस्थाएं हैं, इसमें 6 स्टेज हैं, जिसमें यहाँ पर एक ट्रायंगल आप देखेंगे। इसमें पहला जो है वो है दंड एवं आज्ञा पालन, आगे हम सारे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट व्यू है, यहाँ पर यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता है, अच्छा लड़का लड़की जो अवस्था है, कानून अवस्था है, सामाजिक अनुबंधन अवस्था है, और यहाँ पर लास्ट जो है सबसे उच्च स्तर पर जो हमारा 6वें नंबर का है, सबसे उच्च नंबर का, जिसको हम सार्वभौमिक नैतिकता के नाम से जानते हैं। आगे हम इन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने 3 चरण को बताया है। 3 चरणों में सबसे पहला जो है वो पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक यानी नैतिक से पूर्व, यानी मोरल जो है, मोरल एथिकल जो मोरलिटी बच्चे में डेवलप होगा उसके पहले की बात कर रही है। इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरावादी अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी नैतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग स्टेज के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग स्टेज है, जिसमें पूर्व परंपरावादी ये सब है। आगे सबको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले जो 3 चरण है हम इसकी बात करेंगे। तो पहला चरण यहाँ पे हो गया। जो दूसरा चरण है दोस्तों ये क्या है, पूर्व परंपरावादी है। पूर्व के बाद आएगा परंपरावादी, जिसे परंपरावादी नैतिक अवस्था या फिर रूढ़िवादी अवस्था भी कहते हैं। इसे कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग स्टेज कहा जाता है। आगे जो तीसरी अवस्था है वो पूर्व पूर्व हो गया, फिर यहाँ पर जो नॉर्मल एक तरह से हो गया, फिर उत्तर यानी पोस्ट यानी बाद की बात कर रहे हैं। तो उत्तर परंपरावादी नैतिक अवस्था, उत्तर नैतिक अवस्था या फिर उत्तर रूढ़िवादी अवस्था की बात कर रहे हैं, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। तो कोहलबर्ग का जो ये 3 चरण है यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था की बात करें तो पूर्व नैतिक अवस्था जो पहला चरण है ये किससे संबंधित है, यानी इसके बारे में हम क्या कहेंगे। पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरावादी अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी जो नैतिक अवस्था है, जिसे हम प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग स्टेज कहते हैं। इसका जो उम्र है, हमको उम्र बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस उम्र में ये क्या होता है, बच्चे में डेवलप होता है। तो इसकी उम्र जो है वो 3 से 10 वर्ष है। प्रश्न में हमको उम्र भी कभी कभी पूछने को आ जाता है, पूछ लेता है दोस्तों। तो इसका जो उम्र है वो 3 से 10 वर्ष है। इस अवस्था में होता क्या है, जो पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी अवस्था है, इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता दूसरों यानी माता पिता के द्वारा निर्धारित होती है। यानी बच्चा का अभी जो माइंड है, बच्चे की जो बुद्धि है, इतनी डेवलप नहीं है कि वो नैतिक तरकड़ा कर सके। यानी बच्चे को जो भी माता पिता सिखाते हैं वही वो सीख लेता है। तो इसमें जो दूसरों से, माता पिता हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, कोई और भी जो बड़े हो सकते हैं, यानी उनमें बच्चे नैतिक, जैसे बच्चे को सिखा दे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, तो बच्चे में नैतिकता सिखाया जाता है। किसी को मारना नहीं चाहिए, बच्चे को जो नैतिकता सिखाते हैं उनके माता पिता, बड़े लोग। तो ये पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरावादी अवस्था में इसमें सिखाया जाता है, जिसमें बच्चा पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर होता है। बच्चों में नैतिक तर्कड़ा की क्षमता नहीं होती, यानी बच्चा खुद से नैतिक तर्कड़ा नहीं कर सकता, बल्कि वो अपने माता पिता या फिर बड़ों पर निर्भर करता है। बड़े और माता पिता से जो सीखता है वही बच्चा करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो 2 भाग किए गए हैं, यानी इसके जो 2 स्टेज है, 2 अवस्थाएं हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो हमारा यहाँ है पहला जो अवस्था है जिसको हम दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था कहते हैं, और जो दूसरा जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो यांत्रिक या फिर साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था होता है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट कह के नाम से जानते हैं। तो पहला दंड और आज्ञा पालन है, दूसरा यांत्रिक और साधनात्मक सापेक्षवादी होता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला है हम स्टेज, ये वैसे ही 1 बाय 1 हम सबकी बात करेंगे। तो जो पहला है, यानी पहला जो अवस्था है उसका पहला स्टेज आ गया। ठीक है, 6 स्टेज की हम बात करेंगे। तो दंड एवं आज्ञा पालन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो दंड एवं आज्ञा पालन है, इस अवस्था में बच्चा माता पिता के नियंत्रण में रहता है। बच्चा माता पिता से दंड से बचने के लिए उनके प्रति सम्मान दिखाता है, यानी बच्चा हमेशा डरता रहता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की पिटाई जमकर होती है। ठीक है दोस्तों, तो माता पिता के नियंत्रण में होता है, यानी जो माता पिता कहेंगे वो करेंगे, और अगर नहीं किए तो फिर उनकी पिटाई तय हो।
ठीक है। तो वो दंड से भी बचना चाहते हैं, तो दंड से बचने के लिए माता पिता का रिस्पेक्ट भी करते हैं, जो भी माता पिता कहते हैं वो करते रहते हैं। तो माता पिता के बात को मानता है बच्चा, इस अवस्था में जो बच्चा है माता पिता की बात को मानता है और दंड से बचने के लिए सारा काम करता है। वो उसकी जो नैतिकता है यहाँ पर बच्चे की खुद से नहीं है, उसकी इंटरनल जो मोरालिटी है यहाँ पर खुद की नहीं है, बस वो दंड से बचने के लिए काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर उसको दंड न दिया जाए तो वो आज्ञा का पालन भी नहीं करेगा। किस अवस्था में? तो जो सबसे पहली अवस्था है ये है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे में मोरालिटी खुद की नहीं है, बस वो दंड के डर से सारा काम यहाँ पर करना चाहता है या करता है। इसका जो दूसरा स्टेज है, दूसरा है यांत्रिक या फिर साधनात्मक सापेक्षतावादी, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा स्वार्थी होता है। ठीक है दोस्तों, अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिक होता है। बच्चे में पुरस्कार पाने की इच्छा प्रबल होती है, साथ ही साथ वह वस्तु के बजाय अन्य की वस्तु को पाने की इच्छा भी रखता है। इच्छा रखना मतलब यहाँ इसका जो मेन कोड है, एक तरह से हम याद रखेंगे कि जो यांत्रिक या साधनात्मक या फिर इंस्ट्रूमेंटल जो रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन स्टेज है दोस्तों, इसमें बच्चा स्वार्थी होता है, यानी बच्चा केवल अपने ही हित के बारे में सोचता है। तो स्वार्थी है, अहम केंद्रित है और पुरस्कार पाने की इच्छा प्रबल होती है। पुरस्कार पाने की इच्छा प्रबल से मतलब है जैसे वहां पर बच्चा डर की वजह से काम कर रहा था, उसमें जो नैतिकता डेवलप हो रही थी, जो भी काम कर रहा था डर की वजह से, दंड के बचने की वजह से काम कर रहा था। यहाँ पर पुरस्कार पाना यानी बच्चा कोई भी काम करेगा तो उसको बदले में कुछ चाहिए। यानी बच्चे जैसे काम करते तो कहते हैं कि अगर हम ये काम करते हैं हमको ये चाहिए, हमको 5 रुपये चाहिए, हमको 10 रुपये चाहिए, तभी हम काम करेंगे। तो यहाँ पर पुरस्कार यानी कि उनको कुछ चाहिए, अगर हम उनको कुछ देंगे तभी काम करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करते। और पहला जो स्टेज है उसमें वो निकल भी जाते हैं, डर उनके मन से खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पुरस्कार पाने के लिए यानी कुछ पाने के लिए वो काम करते हैं और फिर साथ ही साथ अपने वस्तु के बजाय अन्य वस्तु को पाने की भी इच्छा रखते हैं। अगर बच्चा किसी को कोई वस्तु देता है, यानी बच्चा अगर किसी को कुछ देता है तो उससे लेगा भी। अगर बच्चे ने कहा कि हमने तुमको अपना चॉकलेट दिया तो तुमको भी अपना चॉकलेट हमको देना पड़ेगा, अगर तुम नहीं दी तो हम क्यों दें। इस तरह से बच्चा इसमें स्वार्थीपन की डिनोट करता है। ये स्वार्थीपन के बच्चे को दर्शाता है कि अगर तुमने नहीं दिया तो हम क्यों दें, अगर हमने दिया अपना चॉकलेट तो तुम्हें भी अपना देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक साधनात्मक अवस्था कहते हैं। ये जो है हमारा ये दूसरा स्टेज होता है। आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पर जो स्टेज है 6, ये स्टेज, ये क्या है? अवस्थाएं हैं दोस्तों। ठीक है, लेवल है, ये दूसरा लेवल है और जो हम पार्ट में बात कर रहे हैं वो स्टेज है। तो हम लोग पढ़ें कि 3 लेवल हैं, यानी 3 अवस्थाएं हैं। तो इसमें दूसरा अवस्था यहाँ है और उसमें हर अवस्था के 2-2 चरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो लेवल आ गया हमारा, जो दूसरा अवस्था है वो परंपरावादी, नैतिक या फिर रूढ़िवादी अवस्था होता है। इसके क्या कहते हैं? लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग के नाम से इसे जानते हैं और इसका जो उम्र होता है वो 10 से 13 वर्ष के बीच में होता है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा अपने से बड़ों से नैतिकता सीखता है, यानी कि 10 से 13 वर्ष का जो बच्चा है, बच्चा नैतिकता सीखता है लेकिन अपने से बड़े लोगों से सीखता है। ठीक है, और फिर उसे अपने अनुसार तर्कड़ा करके सही गलत का निर्णय करता है। यानी बच्चा पहले क्या करता है? दूसरों से नैतिकता को सीख लेता है लेकिन हूबहू उसको मान नहीं लेता है। ठीक है, फिर अपना उसका तर्कड़ा करता है, फिर उसमें वो डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी बच्चे ने किसी चीज़ को सीखा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि इसमें जो सही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसके तर्कड़ा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा खुद से क्या करना चाहता है। तो ये परंपरावादी, नैतिक या रूढ़िवादी अवस्था होती है जिसको हम कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग स्टेज कहते हैं और ये जो उम्र होता है 10 से 13 वर्ष होता है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया, इसके भी 2 चरण हैं। आगे इन 2 चरणों की बात करेंगे। तो आगे अगला जो 2 चरण है इसमें पहला है हमारा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था। फिर दूसरा जो है जिसको गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहेंगे। और जो दूसरा चरण है इसका कानून एवं व्यवस्था अवस्था, इसको एक तरह से हमको तीसरा बना देना चाहिए क्योंकि जो 6 चरण है, पहला दूसरा हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा तीसरा चरण हो गया और ये हमारा चौथा चरण हो गया। इस तरह से ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था हो गया, कानून एवं व्यवस्था अवस्था हो गया जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन सी बात की गई है। तो यह तीसरा है, जो तीसरा चरण है, ये तीसरा चरण दोस्तों, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था है। इसमें क्या होता है? इसमें गुड बॉय नाइस गर्ल की बात करते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा अच्छा बनने का प्रयास करता है।
ठीक है दोस्तों, वो बच्चा क्या चाहता है, हम अच्छा बने, यानी जितने भी दो जैसे भाई बहन है या फिर कोई फ्रेंड है क्लास में, तो बच्चा अपने आप को अच्छा बनने का प्रयास करता है। वह अपने से बड़ों से प्रशंसा पाना चाहता है, यानी जैसे टीचर्स है, माता है, पिता हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं, तो बच्चा चाहता है कि जो उनके गार्जियन हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनकी तारीफ करें। बच्चा अपने आप की प्रशंसा करना चाहता है, यानी बच्चा अगर कोई काम करना चाहता है तो बड़ों का अनुमोदन पाना चाहता है। अनुमोदन मतलब जो कोई टीचर से रहे या फिर कोई पेरेंट्स उसको शाबाशी दे कि नहीं नहीं बच्चा तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो इसमें बच्चा बहुत खुश होता है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ों से प्रशंसा पाना चाहता है, अच्छा लड़का मतलब एक तरह से अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाहता है। तो ये कौन सा स्टेज है, प्रश्न में कभी कभी पूछता है कि कौन किस नंबर पे कोई जो बच्चा है वो अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की अवस्था या फिर अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का प्रयास करता है या फिर दिखाता है। तो ये तीसरा स्टेज है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा स्टेज है, तीसरे में बच्चा जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का प्रयास करता है। आगे जो चौथा है कानून एवं, इसमें हमको नंबर भी याद रखना चाहिए क्योंकि नंबर भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था में क्या है, चौथा हम स्टेज कह सकते हैं, चौथा चरण कह सकते हैं, कानून एवं व्यवस्था अवस्था। इसमें के जैसे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बनाए गए कानून के अनुसार ही कार्य करना है। यानी बच्चा ये समझने लगता है कि कानून यानी जो लॉ और ऑर्डर बना है ये हमको फॉलो करने के लिए बना है और हमको इसी के अनुसार काम करना है। इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे को अगर माने जैसे सिखा दिया कि बच्चा अगर काम ऐसा काम करेगा तो उसको इस तरह से दंड मिलेगा, ये कानून बना है यानी ये नियम है, तो बच्चा डर जाता है और सोचता है कि हमको इसी के अनुसार काम करना है और इसको हम बदल नहीं सकते हैं। नियम कानून को तोड़ा नहीं जा सकता। बच्चा इस तरह से, क्योंकि वो उसी स्थिति में है, क्योंकि अभी उसका डेवलप माइंड इतना नहीं हुआ कि इस तरह समझे। जैसे बड़े बच्चे हैं तो उनको पता है कि नियम है तो तोड़ देते हैं, क्लास में जैसे रूल्स रेगुलेशन बने हैं तो छोटे बच्चे हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो जान गए हैं कि इससे तोड़ने से कुछ होता नहीं है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, क्लास में अगर कुछ रूल रेगुलेशन बच्चे को बता दिया गया तो उसको बच्चा फॉलो करता है, उसको तोड़ता नहीं है, क्योंकि जानता है कि ये जो नियम बना दिए गए हैं इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो क्या करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति इसमें कानून के अनुसार से लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार बच्चा काम करता है और नियम को तोड़ने से डरता है। इस अवस्था में बच्चा आत्मनिर्भरता को दिखाने का प्रयास करता है। यानी आत्मनिर्भरता यानी बच्चा एक तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है, यानी कि वो इस कानून नियम को पालन करता है और अपना काम खुद से करता है। ठीक है दोस्तों, वो किसी पे डिपेंडेंसी अपना नहीं शो करता है। ठीक है, तो ये कानून और व्यवस्था अवस्था में आता है। ठीक है, अब हम आगे आएंगे तीसरा जो अवस्था है, तीसरी अवस्था की बात करें तो उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था इसे कहते हैं, जिसको हम लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। और इसका जो अवस्था है, इसका जो उम्र है वो 13 से 16 वर्ष यानी 13 to 16 ईयर के बीच ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो तीसरा अवस्था की हम बात कर रहे हैं उत्तर परंपरावादी अवस्था, जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग स्टेज कहते हैं, इसमें बात किसकी हम करते हैं, इस अवस्था तक बच्चों में नैतिक तर्कड़ा की क्षमता विकसित हो जाती है। जो 13 से 16 वर्ष है इसमें बच्चा नैतिक तर्कड़ा करना शुरू कर देता है। नैतिक आचरण पूर्णतः बच्चों के नियंत्रण में होता है, यानी बच्चा जो आचरण करता है वो पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करता है। यानी अगर बच्चा 13 से 16 वर्ष का हो गया, जैसे कोई हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो उनसे किस तरह से बात करता है, उनके पैर छूना, नमस्ते करना, प्रणाम करना, बच्चा अच्छी तरह से सीख जाता है। यहाँ पर जैसे छोटे बच्चे भी प्रणाम करते हैं सिखा, लेकिन उनको बच्चे को बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या करता है, वो खुद से मतलब सीख जाता है कि हमको किससे किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से हमको आचरण करना है। बच्चा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होता है, बच्चा उसको सीख जाता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर परंपरावादी अवस्था होती है, नैतिकता का स्तर सबसे उच्च है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो अंतः यानी कि इंटरनल मोटिवेशन होता है, इंटरनल यानी सेल्फ मोटिवेशन होता है, यहाँ पर उसे किसी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो नैतिकता का क्या है, उच्च स्तर होता है। अब इसको भी क्या है, दो भागों में बांटा गया है, यानी दो चरणों में बांटा गया है, जिसको अगर हम बात करें तो ये 5 नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा और ये 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पांचवा है चरण, यह है सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। और आगे जो छठा है वो है सार्वभौमिक नैतिकता, जिसे हम यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन कहते हैं। आगे इन दोनों के बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो पांचवा अवस्था है यह है सामाजिक अनुबंधन, इसको हम 5 नंबर ही रखेंगे दोस्तों। आपको पीडीएफ हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय विकास में मिल जाएगा, यहाँ पर जो हमने करेक्शन किया है वहाँ पर इसको हम करेक्ट कर देंगे। तो
सामाजिक अनुबंधन अवस्था की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या कहता है, इस अवस्था में बच्चा व्यक्तिगत नियमों तथा अधिकार को समझने लगता है। व्यक्तिगत की बात कर रहा है, सबके नियमों अधिकार के नहीं, वो केवल अपने नियम अपने अधिकार को समझने लगता है। बच्चा अपने हित के बारे में सोचता है। ठीक है दोस्तों, अपने हित के बारे में सोचने से मतलब है कि बच्चा क्या करता है, केवल अपनी बात करता है, अपनी बात यानी व्यक्तिगत की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अपना हित समझता है, अपनी बात करता है। वो अगर कुछ चाहिए तो बच्चे को ही चाहिए, अगर कुछ करना है तो वो खुद चाहता है। यानी कि जो भी नियम बने हैं वो व्यक्तिगत रूप से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर बच्चा किसी को कुछ देता है, अगर बच्चा किसी को कुछ देता है तो उसको भी क्या करता है, वो समझता है कि अगर हमने कुछ दिया है तो मेरा भी अधिकार है कि हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हित के बारे में बात करता है और व्यक्तिगत नियम तथा अधिकार को समझने लगता है। यहाँ पे व्यक्तिगत की बात की गई दोस्तों, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो की पॉइंट है यानी पर्सनल, पर्सनल की बात करता है। और जो छठा यानी अंतिम चरण है, ये हमारा हार्वर्ड गार्डिनर का जो है सबसे अंतिम है, सार्वभौमिक नैतिकता। यहाँ पर इन दोनों में फर्क यही कि बच्चा वहाँ पर जो व्यक्तिगत रूप से है, अब यहाँ पर बच्चा व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से बातों को समझता है। यह नैतिक अवस्था की उच्चतम अवस्था है, सबसे पहली बात। ठीक है, बालक स्वतंत्र रूप से आंतरिक मानकों के अनुसार आचरण करता है। आंतरिक यानी इंटरनल यानी सेल्फ मोटिवेटेड होता है यहाँ पर बच्चा, यानी खुद से सेल्फ गाइडेड होता है, सेल्फ ओरिएंटेड होता है। इसको किसी के बताने की जरूरत नहीं होती, पूरी तरह से बच्चा नैतिक तर्कड़ा करके अपने नैतिकता को शो करता है। इस अवस्था में बच्चा परोपकार की भावना आ जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाला स्टेज जो 5वां स्टेज था उसमें हमने पढ़ा है कि बच्चा केवल व्यक्तिगत रूप से यानी केवल अपनी ही बात सोचता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, बच्चा परोपकार की भावना से आ जाता है। उसमें परोपकार है यानी दूसरों की भलाई के बारे में वो सोचने लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी बात नहीं करता बल्कि वो बच्चा दूसरे की भलाई यानी कि दूसरों को देखता है, दूसरों की भला करना चाहता है। बच्चे की भला वो सोचता है कि मेरा ये काम हो ना हो, लेकिन जो दूसरा है जिसको ज़रूरत है उसकी भलाई हो जाए। तो यहाँ पर बच्चा परोपकार की भावना या दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगता है। यही है क्या, नैतिक अवस्था की उच्च अवस्था। और ये छठे नंबर की अवस्था है जिसको हम सार्वभौमिक नैतिकता या फिर यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 चरण यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे टॉपिक से। क्या है यह सिद्धांत, यहाँ पर कुछ इनका आलोचना भी किया गया है। तो ये प्रश्न में आता है और कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है कि इस सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की गई। तो यहाँ पर लिंग पूर्वाना जो जेंडर बायसनेस की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केवल यह सिद्धांत महिलाओं की नैतिकता के विषय में बात नहीं करता, यही इसकी आलोचना है, यानी यही इसका क्या है, ड्रॉबैक है। यानी कि लिंग पूर्वाना यानी जेंडर बायसनेस की बात करता है, यानी इन्होंने जो अपना अध्ययन किया वो केवल पुरुषों पर किया, महिलाओं को इन्होंने क्या कर दिया है, अवॉइड कर दिया है। यह सिद्धांत सार्वभौमिक है क्योंकि इसमें अलग अलग संस्कृतियों के कारण पड़ने वाले अंतरों का ध्यान नहीं दिया गया है। यानी इन्होंने जो चरण बताए हैं अपने क्षेत्र में यानी अपने जगह पर, ये भी इसका क्या है दोस्तों, ये भी इसकी आलोचना है। क्योंकि इन्होंने हर परिवेश, इसको हम सार्वभौमिक कहते हैं, इन्होंने सभी पर लागू कर दिया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक परिवेश से दूसरे परिवेश में जाने पर इसी नियम को फॉलो किया जाए। तो ये सार्वभौमिक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अलग अलग संस्कृतियों को ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी इसके क्या है, यहाँ पे दोनों इसकी आलोचना की गई है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि इनके द्वारा बताई गई जो अवस्थाएं हैं उसी उम्र में शुरू है। इसको हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था का जो लक्षण है, दूसरी अवस्था का तीसरी अवस्था का लक्षण है, उसमें उम्र में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसमें कोई रिजिड नहीं है। हाँ, अवस्थाएं जो क्रम है वो तो निर्धारित है, लेकिन जो उम्र है, जो दूसरे उम्र का लक्षण है वो तीसरे में, तीसरे का दूसरे में, इस तरह से शो हो सकता है। कोहलबर्ग ने, यहाँ पर हमने 2-3 प्रश्न भी जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो जब हम दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे तो इसमें हम अच्छे से सब कुछ तैयार करेंगे। जब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तो हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी तैयार करेंगे। तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक, ये हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने, हम लोग पढ़ा है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रतिपादन इसका किया है। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है हमारा, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान के अंदर आएगा। यानी कि किस सोपान यानी किस चरण के अंतर्गत ये कथन आएगा जो बच्चा कहता है। बच्चा क्या कहता है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपको आपके सॉरी दोस्तों, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, माता पिता आप पे गर्व करेंगे। यहाँ पर दंड एवं आज्ञाकारिता नहीं, यहाँ पर दंड की बात नहीं की गई है।
अच्छा संकुचन अनुकूलन, सामाजिक यानी कि समाज की बात कहें कि बच्चा ईमानदार है तो माता पिता गर्व करेंगे, ईमानदार है तो माता पिता गर्व होंगे, तो यहाँ पे सामाजिकता की भावना आ रही है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन, तो यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छा लड़की केवल बनने का प्रयास करता है दोस्तों, ठीक है, बस वो दिखाना चाहता है। कानून और व्यवस्था अनुकूलन, यहाँ पर कानून बांधने की बात है। तो यहाँ पर जो ईमानदार की बात की गई है, यहाँ पर जो ईमानदार है और माता पिता को गर्व होगा, यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन की यानी समाज से संबंधित बात की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सामाजिक संकुचन अनुकूलन हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन है। आगे जो प्रश्न है हमारा ये है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज, जिसे हम लोग पढ़ा ना कि इनका जो अध्ययन है हिंज नामक व्यक्ति पर किया गया है, तो बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। दवाई किस लिए चोरी करता है? क्योंकि उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, ये बच्चा कह रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, यानी उसको दंड यानी दंड का डर है। अगर वो पकड़ा ना जाए, जेल ना भेजा जाए, तो उसका मतलब बच्चा कह देगा कि हाँ चोरी कर लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहाँ पर डर किस बात की है? बच्चा करे चोरी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि पकड़े जाने पर कहाँ है, जेल भेज दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बच्चा दंड से डर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी हम जब सेट्स तैयार करेंगे तो और भी सारे प्रश्नों को हम शामिल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्लास खत्म होता है। आप सभी लोगों को इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा, तो आपको हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय विकास को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप अभी आगे जो और भी थिंकर्स हैं, इनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पर हम क्लास बनाते रहेंगे। और सी टेट का हम प्रिपरेशन जो सीडीपी संबंधित है, प्रयास करेंगे इसको अच्छे से अच्छा करा दिया जाए दोस्तों। तो आप सभी का हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।